Good morning, my dear student. Today we are going to read your class 12th History, Chapter 13, Mahatma Gandhi and the National Movement. My dear student, we will try to understand in this chapter that the movement which was started by Mr. Gandhi, that how much succeed in their aim. Mr. Gandhi, how can aware the common people? In my last class, I have discussed about the pre-situation of non-cooperation movement. I have also discussed about the Wardha Prastav and Cripps mission. Today, we will discuss the Quit India movement. That was started 8 August 1942. 8 अगस्त 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया गया। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात है 14 जुलाई 1942 को वर्धा प्रस्ताव में गांधी ने भारत के लिए एक बड़े आंदोलन चलाने की बात कही। कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा प्रस्ताव में गांधी के द्वारा चलाए जाने वाले इस महा आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया और यहां से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका। लास्ट स्टेज में इंडियन नेशनल मूवमेंट दिखाई देता है। यहां पे गांधी ने ब्रिटिशर्स से डिमांड की कि भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित छोड़ के जाइए, न कि किसी दूसरे वैश्विक साम्राज्यिक शक्ति के लिए, अदर इंपीरियल पावर्स के लिए। और फिर गांधी ने वर्धा प्रस्ताव में ये मूवमेंट चलाने की बात कही। यहीं से ये मूवमेंट स्टार्ट होता है। और इस मूवमेंट में पहले गांधी का फेवर कांग्रेस के नेताओं ने नहीं किया। जब गांधी ने कहा कि मैं देश की मिट्टी से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, तब कांग्रेस के नेता गांधी के साथ आए। कार्य समिति बैठक हुई। कार्य समिति की बैठक में गांधी जी की बातों को स्वीकार किया गया। लेकिन यहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक स्टेटमेंट दिया कि हम आग से खेलने जा रहे हैं, ये एक ऐसी दुधारी तलवार है जिसकी चोट हमारे ऊपर भी हो सकती है। ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी ये स्टेटमेंट दिया किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन गांधी जी he was resolved to started that movement because this was the last movement for the freedom of India. देश की स्वतंत्रता के लिए थी। गांधी जी ने यहां पे एक नारा दिया, डू और डाई, करो या मरो। और गांधी जी ने अब स्पीच दिया 7 अगस्त 1942, 7 अगस्त 1942 बंबई के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की। नेहरू ने यहां भारत छोड़ो प्रस्ताव, क्विट इंडिया का जो प्रपोजल था उसे रखा, जिसको थोड़े बहुत संशोधन के द्वारा थोड़े बहुत अमेंडमेंट हुए और 8 अगस्त 1942 को यह पूरी तरीके से स्वीकार कर लिया गया। कांग्रेस के इस ऐतिहासिक सम्मेलन में गांधी जी ने लगभग 70 मिनट्स तक भाषण किया। उन्होंने कहा, मैं आपको एक मंत्र देता हूं, आई विल गिव यू अ मंत्र, आई मीन टू से दैट द पंचिंग लाइन, डू और डाई, करो या मरो। अपने 70 मिनट के भाषण में गांधी के जो 2 शब्द सबसे महत्वपूर्ण थे वो अपने भारतवासियों के लिए था, करो या मरो, डू और डाई, जिसका अर्थ था कि भारत की जनता, भारत के लोग आजादी के लिए हर ढंग का प्रयत्न करें, हर तरह का प्रयास करें। यहां पे ये बात ध्यान दीजिएगा, इसके पहले के सारे मूवमेंट में गांधी जी ने
नॉन वायलेंस पे बड़ा जोर दिया था। लेकिन अब गांधी जी का स्टेटमेंट क्या था? डू और डाई। आपको वो सारा प्रयत्न करना पड़ेगा, आपको वो सारे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे जो भारत की स्वतंत्रता के लिए, भारत की आवश्यकता के लिए जरूरी हो। इट मीन्स गांधी कहीं ना कहीं भारतीयों को अपने हर तरीके के प्रयत्नों का इस्तेमाल करने की छूट दे रहे थे। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, गांधी जी कहते थे कि आपको सारे प्रयत्न करने हैं डू और डाई मंत्र के साथ, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये आंदोलन कोई भी सीक्रेट वे से ना हो और हिंसात्मक ना हो। लास्ट में एक वर्ड गांधी ने कहा कि ये आंदोलन हिंसात्मक ना होने पाए और गुप्त तरीके से ना चले। उन्होंने कहा आप लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति को अब से स्वतंत्र व्यक्ति समझना चाहिए। यू हैव टू ट्रीटेड हिमसेल्फ एज ए फ्री मैन। एक स्वतंत्र नागरिक आपको समझना चाहिए। वो कहते हैं कि आपको स्वतंत्र नागरिक समझते हुए इस प्रकार का कार्य करना चाहिए कि मानो आप स्वतंत्र हो। मैं स्वतंत्रता से कम किसी भी वस्तु से संतुष्ट नहीं होऊंगा। गांधी जी ने भाषण के बारे में, गांधी जी जो स्पीच दे रहे थे, इस स्पीच से भारत के बहुत सारे नेता प्रभावित हुए। पट्टाभिषेक रमैया ने लिखा कि गांधी जी वास्तव में उस दिन अवतार एवं प्रोफेट मोहम्मद की शक्ति से प्रेरित भाषण दे रहे थे। उसी भाषण के दौरान ही गांधी जी ने कहा था कि हम अपनी गुलामी स्थायी बनाना नहीं चाहते, हम अपनी गुलामी को स्थायी देखना भी नहीं चाहते। गांधी जी ने अपने भाषण में लोगों को जो निर्देश दिए थे उससे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार है। इट मीन्स ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी जी ने फोर्सफुली स्पीच दिया। यहां पे गांधी जी की जो सबसे महत्वपूर्ण स्पीच थे, आई मीन टू से दैट यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड, क्या कुछ चीजों को आपको समझना पड़ेगा, किन बातों को, जिसको मैं आपको बताता हूं। इट मीन्स द मोमेंट्स यू हैव टू नोटेड इन योर कॉपी द डेट, बिकॉज डेट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। कब पारित किया गया, डेट क्या थी वर्धा प्रपोजल की? 14 जुलाई 1942 वर्धा प्रपोजल 14 जुलाई 1942। याद रखिएगा, इसी वर्धा प्रपोजल के थ्रू ही नॉन क्विट इंडिया मूवमेंट एक्सेप्ट किया गया। और फिर इसके बाद गांधी जी ने क्या किया? 7 अगस्त 1942, 7 अगस्त 1942 ग्वालियर टैंक ग्राउंड, जहां पे गांधी जी ने एक प्रस्ताव दिया, जहां पे गांधी जी ने क्या किया? क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट पारित किया। फिर एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज थी, यहां पे गांधी जी क्या कह रहे थे। और फिर मैंने आपसे कहा 8 अगस्त 1942 ऑपरेशन जीरो आवर, सारे बड़े नेता कांग्रेस के अरेस्ट कर लिए गए 8 अगस्त की मिडनाइट में।
7 अगस्त को पारित किया। ग्वालियर टैंक मैदान पे 70 मिनट्स गांधी ने स्पीच दिए। कितने मिनट्स? 70 मिनट्स। और यहीं पे गांधी ने एक नारा दिया, डू और डाई, करो या मरो। ये वो पंचिंग लाइन थी जिसने इस मूवमेंट को एक नया गति दिया, एक नई दिशा दी। लेकिन गांधी ने यहाँ पे अपने लोगों से एक बात कही कि आप लोग इस मूवमेंट के दौरान इसे सीक्रेट मत रखिएगा, गुप्त मत रखिए, और साथ ही साथ इसे हिंसात्मक मत बनाइए। गांधी की स्पीच इतना फोर्सफुली था कि लोगों का उत्साह चरम पे पहुंच गया। पट्टाभी सीतारामैया ने कहा, गांधी मानो ऐसा बोल रहे थे जैसे एक अवतार हो, इनमें प्रॉफेट मोहम्मद की शक्ति समाहित हो, जिससे बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हो रहे थे, जिससे भारतीय जनमानस अत्यंत ही उत्साहित था। और फिर यहां से गांधी ने कुछ चीजें बताई। गांधी ने कहा कि हम अपनी गुलामी को स्थायी बनाया जाना नहीं देख सकते। गांधी जी ने अपने लोगों को कुछ सजेशन दिए कि मूवमेंट कैसे चलना है, आपको क्या करना है। कुछ दिशा निर्देश गांधी ने अपने 70 मिनट के भाषण में भारतीय लोगों को दिया। क्या दिया गांधी ने अपने 70 मिनट के भाषण में? उपदेश। गांधी कहते हैं कि पहला जो पॉइंट्स है, कहते हैं गांधी, सरकारी जो कर्मचारी हों, वर्कर्स हों, जो गवर्नमेंट वर्कर है, वो सरकारी नौकरी न छोड़े, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति अपनी निष्ठा को त्याग करके कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें। दूसरा पॉइंट, जो भारत में राजा और महाराजा हैं, प्रिंस, ये जनता की सॉवरेंटी को स्वीकार करें और रियासतों में रहने वाली जनता अपने को भारतीय राज्य का अंग मान ले। थर्ड, गांधी जी ने बच्चों से, छात्रों से, स्टूडेंट्स से अर्ज किया, ही अर्ज्ड द स्टूडेंट ऑफ इंडिया दैट, कि वो पढ़ाई तभी छोड़े, यू हैव टू लीव योर स्कूल व्हेन यू हैव टू फॉर्म योर माइंड दैट whenever our nation was not freed, we will not join our school or college. उन्होंने भारतीय स्टूडेंट से इस बात को अर्ज किया कि आप लोग पढ़ाई तभी छोड़ें जब आजादी प्राप्त होने तक इस पर अडिग रहें। और चौथा, उन्होंने किसानों को, काश्तकारों को निर्देश दिया कि आप लोग जमींदार, कहते हैं गांधी जी की काश्तकारों के लिए निर्देश था कि यदि जमींदार उनका साथ न दे तो वो उन्हें रेवेन्यू टैक्स न चुकाएं। इन 4 सजेशन में गांधी की बहुत बड़ी स्ट्रेटजी छिपी हुई थी। अगर 1 बाय 1 एक्सप्लेन करें चारों चीजों को, तो देखिए पहली प्लानिंग उनकी जो थी, कहते हैं कि गवर्नमेंट वर्कर्स जो है वो सरकारी नौकरी न छोड़े, वो सरकारी नौकरी का हिस्सा रहते हुए कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा बता दें। इससे क्या होगा, अगर सरकारी जो नौकरी करने वाले लोग हैं वो कांग्रेस के प्रति निष्ठा जता देंगे तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो रूल्स हैं, पॉलिसीज हैं, वो प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं हो सकती। ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पकड़ है, वो पकड़, ग्रिप उनकी क्या होगी, ढीली हो जाएगी। गांधी ने जो राजा और महाराजा थे उनसे कहा कि आप लोग भारतीय जनता की संप्रभुता को स्वीकार कर लीजिए। इट मीन्स यू हैव टू पे अटेंशन फॉर योर सिटीजन्स हु लिव्ड इन योर टेरिटरी। इट मीन्स यू हैव टू एग्रीड दैट द होल सोल अथॉरिटी इन द हैंड ऑफ द कॉमन पीपुल। अब राजशाही नहीं चलेगी, अब लोकतंत्र चलेगा, डेमोक्रेसी चलेगी। इन द डेमोक्रेसी, as you know, that whole power in the hand of the common people, citizen of that state, and that government who form, that government
formed in democracy that was elected by common people. I mean to say that democratic government to the people, by the people and for the people. जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा जो सरकार बनती है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाती है। और इस तरीके से महात्मा गांधी ने किस अधिकार को खंडित किया? महात्मा गांधी ने बड़ी आसानी से मोनर्कियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट को खत्म करने की बात की। तीसरा, गांधी ने स्टूडेंट से कहा, बच्चों से, कि आपको स्कूल तब तक, अगर स्कूल मत छोड़िए, लेकिन अगर आप स्कूल छोड़ देते हैं तो ये तय करके छोड़िएगा कि जब तक भारत को स्वतंत्रता नहीं मिल जाती हम स्कूल नहीं जाएंगे। और फिर चौथी बात जो उन्होंने कही कि भारतीय किसान, काश्तकार, वो जमींदारों को रेवेन्यू न दे यदि जमींदार उनके फेवर में मूवमेंट के लिए खड़ा न हो। तो ये चार बड़ी चीजें, एक गांधी की जो सजेशंस थी, एक ऑफिशियल्स जो वर्कर्स थे उनके लिए थी, दूसरा कॉमन पीपुल्स के लिए थी जो छोटे छोटे राज्यों में थे, तीसरा बच्चों के लिए थी, स्टूडेंट्स के लिए, यूथ जनरेशन के लिए थी जो स्कूलों में पढ़ाई कर रहे थे, और चौथा भारत के पीजेंट्स के लिए थी। इट मीन्स आप अगर एक चीज को ध्यान दें तो गांधी ने पहले किससे मांग की? वर्कर्स से, ऑफिशियल वर्कर्स। दूसरा अगर आप देखें तो गांधी किससे कहते हैं? कॉमन पीपुल से। थर्ड, गांधी जी किसकी बात करते हैं? स्टूडेंट्स। फोर्थ, गांधी जी किसकी बात करते हैं? पीजेंट्स। इट मीन्स कि देश में इन चार लोगों का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। बिना इनको आपस में जोड़े, बॉन्ड किए, लिंक किए, देश को आजादी देना मुश्किल था, देश को आजादी के लिए तैयार कर पाना मुश्किल था। गांधी को ये बातें अच्छे से पता थी, इसलिए गांधी ने इन चार लोगों के लिए 4 सजेशंस दिए। अब गांधी 8 अगस्त मिडनाइट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कांग्रेस के सारे बड़े नेताओं को अरेस्ट कर लिया ऑपरेशन 0 आवर के तहत। गांधी जी को पूना के आगा खान पैलेस तक गांधी जी अरेस्ट किए गए और पूना के आगा खान पैलेस में अपनी उनकी पत्नी के साथ, कस्तूरबा के साथ नजरबंद कर दिए गए। इसी तरीके से कांग्रेस कार्य समिति के अनेक लोगों को अहमदनगर फोर्ट में बंदी बनाया गया। जवाहरलाल नेहरू अल्मोड़ा जेल में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बांकीपुर जेल पटना में, मौलाना अबुल कलाम आजाद बांकुड़ा जेल में रखा गया। कांग्रेस को असंवैधानिक संस्था घोषित कर दी गई। सरकार के इन कृत्यों, फिर असंवैधानिक संस्था घोषित करने के बाद कांग्रेस की प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई। कोई भी मार्च निकालने पे प्रतिबंध लगा दिया गया। तो गवर्नमेंट की द्वारा चलाए गए इन सारी चीजों का तीखा प्रतिरोध हुआ। जनता ने इन चीजों को एक नए तरीके से लिया, विरोध किया इसका, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टेप ले रही थी, और जनता खुलेआम सड़कों पे आ गई। यहां से मूवमेंट अनियंत्रित होने लगा, क्योंकि कांग्रेस के सारे बड़े नेता जेल में बंद थे। कांग्रेस के सभी लोग जो इस मूवमेंट को नेतृत्व दे सके, ऑपरेशन 0 आवर के तहत अंग्रेजों के द्वारा अरेस्ट कर लिए गए थे। इसीलिए ये पूरा मूवमेंट अनियंत्रित होने लगा। सरकार के जो कृत्य थे, काम थे, उससे जनता पूरी तरीके से असंतुष्ट थी। जनता भड़क उठी। नेतृत्व विहीन होने के कारण
ये तोड़फोड़ आगजनी में अपने को इन्वॉल्व कर लिया। हिंसा इतनी बढ़ गई कि आंदोलन उग्र रूप धारण करते चला गया। सरकार इसका कठोरतापूर्वक दमन किया। एज आई टोल्ड यू दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट यूजेज द मशीन गन एंड ओपन फायर ऑन मास विद द हेल्प ऑफ एयरप्लेन। आप समझ सकते हैं कि हवाई जहाज से जब मशीन गन के द्वारा निहत्थी जनता पे गोली चलाई जा रही होगी तो कैसा माहौल रहा होगा। पहली घटना थी ब्रिटिश इंपीरियल रूलर्स ने मशीन गन का सहारा लिया, हवाई जहाज से ओपन फायर की जनता के ऊपर। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ आंदोलन एक भूमिगत, एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर तैयार हुआ। इसमें आंदोलन की बागडोर जो सेकेंड लेयर के भारतीय नेता थे उनके हाथ में आ गई। अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, राम मनोहर लोहिया, बीजू पटनायक, छोटूबाई खुड़ाड़िक, ये लोग हजारीबाग सेंट्रल जेल से भागने के बाद जेपी जयप्रकाश नारायण भूमिगत होकर आंदोलन की बागडोर संभाल ली। भारतीय रेडियो स्टेशन उन दिनों आंदोलन को में समाचार एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना बहुत जरूरी था। उस रोमांचकारी दिनों में बंबई शहर में विभिन्न केंद्रों में कांग्रेस रेडियो का गुप्त संचालन कर रही थी। रेडियो पे लगातार बोल रही थी। रेडियो का प्रसारण का कार्य 14 अगस्त को सर्वप्रथम ऊषा मेहता ने किया। एक अन्य केंद्र बाबू भाई चला रहे थे, जबकि राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से कांग्रेस रेडियो में बोलते थे। नवंबर 1942 में पुलिस ने इस रेडियो स्टेशन को खोज निकाला और उसे जब्त कर लिया। ऊषा मेहता और बाबू भाई को 4 वर्ष की सजा हुई। भारत पूरी तरीके से बदल रहा था। इस मूवमेंट ने भारतीय आंदोलन की पूरी गति बदल दी। भारत को अंग्रेजी सरकार ने 13 फरवरी 1943 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुए विद्रोहों का पूरा दोष गांधी और कांग्रेस पर थोप दिया। गांधी जी ने इस बेबुनियाद दोषों को अस्वीकार करते हुए कहा कि मेरा वक्तव्य अहिंसा की सीमा में था। मैं जो कह रहा था वो मैंने अपने लोगों से इस बात के लिए कहा कि आप अहिंसात्मक न हो। लेकिन ये गलती ब्रिटिश गवर्नमेंट की है जिन्होंने हमें अरेस्ट किया। अगर हम बाहर होते तो हम इस मूवमेंट को वायलेंस बेस्ड नहीं होने देते। तो वाई कि हम इसको क्यों इसका उत्तरदायित्व लें? वाई आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट एक्ट, आई मीन टू से दैट इंसिडेंट्स हैपेंड, जो घटनाएं हुई उनके लिए मैं कैसे दोषी हूं? गांधी डिनाइड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। और फिर गांधी जी ने इन बेबुनियाद दोषों को अस्वीकार करते हुए कहा कि मेरा वक्तव्य लोगों को हिंसा में जाके काम करने के लिए था। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के प्रत्येक अहिंसक सिपाही को कागज या कपड़े के टुकड़े पर करो या मरो का नारा लिखकर अपने शरीर पे चिपका लेना चाहिए, जिससे यदि सत्याग्रह करते समय उसकी मृत्यु हो जाए तो उसे इस चिन्ह के आधार पर लोगों से अलग किया जा सके कि वो अहिंसा में विश्वास करता था। गांधी जी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिद्ध करने के लिए सरकार से निष्पक्ष जांच करने की मांग की। सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। 10 फरवरी 1943 गांधी जी ने 21 डे का उपवास शुरू कर दिया। देश में व्यापक प्रभाव पड़ा इसका। जनता ने सरकार पर गांधी जी के रिहा करने के लिए दबाव बढ़ाया। विदेशी समाचार पत्रों ने भी गांधी जी को रिहा करने का सुझाव दिया, परंतु चर्चिल ने कहा
कि जब हम दुनिया को जीत रहे हैं, हर जगह हमारी जीत हो रही है, तब ऐसे समय कमबख्त बुढ़े के समक्ष हम कैसे झुक सकते हैं, जो सर्दियों में हमारा, जो कई सदियों से हमारा दुश्मन बना हुआ है। सरकार ने इस बर्बर नीति का विरोध में वायसराय को काउंसिल के सदस्य, जो सरकार का जो स्टेज था, ब्रूटल एक्शन था, रिप्रेसल मूवमेंट था, उससे नाराज होकर के गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीय जो सर एन सरकार एवं अड़े ने इस्तीफा दे दिया। गांधी जी के बाद में बीमारी के आधार पर 6 मई 1944 को रिहा कर दिया गया। इस बीच गांधी जी, उनकी पत्नी कस्तूरबा एवं उनके निजी सचिव महादेव देसाई गांधी जी से बिछड़ चुके थे, इनकी मृत्यु हो चुकी थी। जब गांधी जी को 1944 6 मई 1944 को रिहा किया गया, तो रिहा करने के पहले जेल में ही कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई की मृत्यु हो चुकी थी। भारत छोड़ो आंदोलन की एक विशेषता यह थी कि इस दौरान देश के कुछ भागों में समानांतर सरकारों का गठन किया गया। बलिया, तामलुक, सतारा 3 ऐसे राज्य थे जहां पे ये जिले अपने को स्वतंत्र कर लिए थे। सतारा में सबसे लंबी दीर्घजीवी सरकार चली, जातीय सरकार चली। तामलुक बंगाल के मिदनापुर जिले में गठित राष्ट्रीय सरकार 1944 से तक चली। यहाँ की सरकार, तामलुक की सरकार जो थी, जातीय सरकार के नाम से जानी जाती है। तामलुक में 73 वर्षीय विधवा मातंगनी हजारा ने गोली लग जाने के बाद भी राष्ट्रीय झंडे को ऊंचा उठाए रखा। सतारा में राष्ट्रीय सरकार बनी, जो सबसे लंबे समय तक चली, जो ये 1945 तक कार्यरत रही। इसके नेता वाई चौहान थे। और बलिया, प्रथम समानांतर राष्ट्रीय सरकार चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया में और पड़ोसी गाजीपुर, दोनों स्थानों पर थोड़े समय के लिए स्थापित की गई। बलिया में 10 पुलिस थानों पर कब्जा कर लिया गया। तो जनता का उत्साह इतना ज्यादा बढ़ा था कि उन लोगों ने जातीय सरकार का गठन कर लिया, उन लोगों ने स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। भारत छोड़ो आंदोलन के कई दल के लोगों ने इसकी आलोचना की। तत्कालीन भारतीय राजनीतिक दलों में जो साम्यवादी दल के लोग थे, सोशलिस्ट थे, उन्होंने इसकी आलोचना की। मुस्लिम लीग ने भी भारत छोड़ो आंदोलन की आलोचना करते हुए कहा कि आंदोलन का लक्ष्य भारतीय स्वतंत्रता नहीं, वरन भारत में हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना है। मुस्लिम लीग के नेताओं ने ऐसे में ब्रिटिश सरकार की सहायता की। कांग्रेस के उदारवादियों को भी यह आंदोलन नहीं भाया। सर तेज बहादुर सप्रू ने इस प्रस्ताव को अविचारित तथा असामयिक बताया। राजगोपालाचारी ने भी इसकी आलोचना करते हुए कहा कि यह आंदोलन पूर्ण रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हुई। अंबेडकर ने भी इस आंदोलन की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह कैसा है, अनअकाउंटेबल और पागलपन भरा हुआ कार्य था। भारत छोड़ो आंदोलन अनुत्तरदायित्वपूर्ण और पागलपन भरा हुआ एक कार्य था, ये B.R. अम्बेडकर ने कहा। हिंदू महासभा एवं अकाली दल ने भी इसकी आलोचना की। भारत छोड़ो आंदोलन तात्कालिक रूप से असफल अवश्य रहा, क्योंकि इसमें भारत को स्वतंत्रता प्राप्त न हो सकी। परंतु ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस आंदोलन ने भारतीय लोगों में जन चेतना जागृत कर दी, स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न कर दी। विश्व के कई देश भारत के जनमानस के साथ खड़ा दिखाई दिया। चीन के तत्कालीन मार्शल चियांग काई शेक 25 जुलाई 1942 ईस्वी को अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट को पत्र लिखा। अंग्रेजों के लिए श्रेष्ठ नीति यह है कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दे दे। रूजवेल्ट ने भी इसका समर्थन किया। सरदार पटेल ने आंदोलन के बारे में लिखा कि भारत में ब्रिटिश राज्य के इतिहास में ऐसा विप्लव कभी नहीं हुआ था जैसा कि पिछले 3 वर्षों में हुआ। लोगों की प्रतिक्रिया पर हमें गर्व है।
डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार अगस्त क्रांति के विरुद्ध प्रजा का विरोध था। इसकी तुलना फ्रांस के इतिहास में बैस्टिल के पतन या रूस में अक्टूबर की क्रांति से की जा सकती है। तो इट मीन्स ये पूरा स्टेप मैंने आपसे डिस्कस किया और यहां पे मैंने आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के सारे स्टेप्स बताए। I hope you can easily understand about that non-cooperation movement. Sorry, I hope you can easily understand the Quit India movement. Bharat Chhoro Andolan. Quit India movements during that time, the mega changes, the vast changes happened. Quit India movement influenced the worldwide leaders like Roosevelt, like Chiang Kai-shek, and some Australian leaders also. गांधी वॉज सक्सेस इन हिज एम। गांधी अपने एम में सफल हो चुके थे। अब अंग्रेजों को पूरी तरीके से लगने लगा था कि आंदोलन को दबाया नहीं जा सकता और फिर यहीं से कैबिनेट मिशन प्लान भारत आता है। कैबिनेट मिशन प्लान भारत को स्वतंत्रता के प्रावधान के तहत भेजा गया था। भारत में हिंदू मुस्लिम एकता कि एक मुस्लिम लीग और कांग्रेस में बातचीत स्थापित हो सके इसलिए भेजा गया था। इस तरीके से अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि लास्ट हीरोइक डे और गांधी का मूल्यांकन। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।